कुछ सबसे पहले तो मेरे ये पूछना था कि जो ये बाई इलेक्शंस अब अनाउंस हुए हैं 10th ऑफ जुलाई के लिए, तो जब पहले 6 सीट्स पे जो है पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस है उनके साथ ये इलेक्शंस हो रहे थे, तो तभी इलेक्शंस क्यों नहीं करवा लिए गए? क्योंकि फिर सरकार का खर्च भी बच रहा था। 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो आपको कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, विकास कार्य रुक जाएँगे। और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे टीचर्स की ड्यूटीज वगैरह लगाता है इलेक्शन कमीशन। तो अगर उसी टाइम करवा लिए जाते, क्योंकि अल्टीमेटली तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया ही है स्पीकर ने, तो क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी थी या फिर ये नॉर्मल डिले था, एक जैसे कोई प्रोसेस थी कि जो जिसमें इतना समय लगना ही था? बिल्कुल देखो अपूर्व भाई, ये तो बहुत दिलचस्प है अपने आप में। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है अभी कुछ वक्त में, 22 मार्च को इस्तीफा दे दिया था तीनों निर्दलीय विधायकों ने। वो अब इनको उम्मीद थी कि 23-24 मार्च को एक्सेप्ट हो जाएगा और उसके बाद ये बाई इलेक्शन लड़ लेंगे सभी जो भी कांग्रेस के विधायकों के साथ होने। और एक और खास बात ये है कि उस वक्त तो उनको भी उम्मीद नहीं थी कि बाई इलेक्शन होने भी है। जो 6 कांग्रेस के विधायक छोड़कर गए थे, यानी कि जिनकी सदस्यता गई थी, उनको भी नहीं पता था कि बाई इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए इलेक्शन होंगे नहीं। अब आपका क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है कि जानबूझकर डिले किया गया या फिर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो ये तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर ही डिले किया गया, क्योंकि जिस स्पीड से 3 निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा दिया था, ऐसा उनको लग रहा था कि एक लहर में वो चुनाव लड़ेंगे और मोदी लहर में वो 6 कांग्रेस के जीत जाएंगे और 3 के 3 ही निर्दलीय भी जीत जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी जो स्पीकर है कुलदीप सिंह पठानिया उनकी, कि उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिलचस्प बात यह जानना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे ही जैसे इस्तीफा हुआ था, इसके ठीक पीछे याचिका डाल दी थी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने और कहा था कि इन्होंने लेन देन करके ये इस्तीफा दिया और ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए। तो एक स्पीकर के पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था कि वो इसको एक पहले जांच करते और उसके बाद इस्तीफा देते, इस्तीफा स्वीकार करते। 22 मार्च को इस्तीफा हुआ था और 22 अप्रैल को 22 या 23 अप्रैल को जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल कर दी थी स्पीकर के पास और ये कहा था कि स्पीकर साहब, आपने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। उससे पहले ये तीनों निर्दलीय विधायक भाजपा में जाकर शामिल हो गए। ये तो अब जो है पूरी तरीके से नियमों के विरुद्ध है और दल बदल, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ इंग्लिश में बोलते हैं, ये उसके विरुद्ध आता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप इनकी सदस्यता रद्द कर दीजिए इस्तीफा स्वीकार करने की जगह। और इस्तीफा जब स्वीकार भी किया अपूर्व भाई स्पीकर साहब ने, तो ये कहा कि उन्होंने एक सॉफ्ट डिसीजन लिया है। वो हार्श भी हो सकते थे, यानी कि वो सदस्यता रद्द भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सदस्यता रद्द नहीं की और वो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि एक नैतिक मूल्य जो है, नैतिक आधार पर जो है तीनों निर्दलीय विधायक बच गए। अगर इनकी सदस्यता रद्द होती तो मामला तो वैसे कुछ नहीं था। लोग कह रहे हैं कि दोनों सिचुएशंस में ही एक ही बात थी, सदस्यता जानी थी, लेकिन इन दोनों में एक बहुत नैतिक फर्क हो जाता है। आपको निकाला जाना है या आपने खुद छोड़ा, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो अब ये जो 3 सीट्स हैं, क्योंकि अलग चुनाव हो रहे हैं और जो 6 उपचुनाव में हुआ वो भी देख ही लिया, 6 के 6 विधायकों ने, 6 प्रत्याशियों ने, सिर्फ सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल जो अपना एक बेस रखते थे अपने इलाके में, सिर्फ वो ही जीत पाए। हालांकि राजेंद्र राणा भी इनमें से उन नेताओं में शामिल है जिनका ग्राउंड पर बेस है, फिर भी राजेंद्र राणा की सीट नहीं निकली। तो अब ये तीनों निर्दलीय विधायक तो बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। रादर निर्दलीय विधायक की जगह पूर्व निर्दलीय विधायक जो है वो डरे हुए हैं। अब उनको लग रहा है कि मोदी जी के इलेक्शन के साथ भी हमारा इलेक्शन नहीं इनका हमारे पुराने साथियों का इलेक्शन नहीं निकला, तो हमारे लिए आने वाले वक्त में बिल्कुल परेशानी होने वाली है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी अपूर भाई, और उसके बाद रिजल्ट आएंगे 13 जुलाई को, और 15 जुलाई तक इस सारी प्रक्रिया को पूरा करना है। तीनों सीट्स बीजेपी जीत भी जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्हीं को टिकट दे देती है, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है कि 99.9% इन्हीं तीनों लोगों को टिकट देने वाली बीजेपी, जिसमें कोई दो राय नहीं रहेंगी। तो अगर ये जीत भी जाते तो भी सरकार को किसी तरीके का कोई खतरा अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये सीटें जीत भी गई तो भी बीजेपी 30 पर पहुंचेगी और कांग्रेस जो है वो 38 पर होगी। हालांकि एक नैतिक आधार पर तो झटका है ही कि जो कांग्रेस 40 पर थी वो अब 38 पर आ गई है, और इनमें से भी अगर एक दो बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी के पास एड ऑन करने के लिए या गंवाने के लिए कुछ नहीं है पूर्व भाई। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ये भी सोचा होगा कि बाई चांस अगर
मोदी वेव होती है तो इन तीनों को उस चीज का फायदा ना मिल जाए। तो हो सकता है शायद इस वजह से भी डिले किया हो कि जितना इस चीज को डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी रीजन रहा होगा। पर एक और चीज भी मैंने पूछनी थी कि जैसे उस समय जब ये राज्यसभा चुनाव हुआ था, तो उस टाइम जैसे अभी मैं रिसेंटली न्यूज में पढ़ रहा था कि अब जो है परमानेंटली डिप्यूट किए जाएंगे, की जाएगी पुलिस फोर्स। जो विधानसभा कॉम्प्लेक्स है, एक डीएसपी लेवल का अधिकारी उसको देखेगा। तो उसमें एक बात उठी थी कि भाई जब उस टाइम राज्यसभा चुनाव हुए थे तो एक सिक्योरिटी फेलियर हुआ था, वो एक्चुअल में सिक्योरिटी फेलियर क्या हुआ था? बिल्कुल अपूर्व भाई, वो एक केओस की स्थिति वहां पर आ गई थी। ये जो 6 कांग्रेस के विधायक थे, मैं उस वक्त की बात करूं, उस वक्त के कांग्रेस के विधायक थे, ये जब एंट्री करने लगे तो इनके साथ सीआरपीएफ के बहुत सारे जवान आए थे, क्योंकि हर विधायक को उस वक्त 2 से 3 जवान मिले हुए थे, और कांग्रेस और बीजेपी के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बाहर पहुंच गए थे। तो कोई समर्थन करने के लिए आया हुआ था किसी को, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो उस वक्त लग रहा था कि बस आज ही सरकार गिरने वाली है और अब जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठेगा आने वाले 1-2 दिनों में। तो वो अलग अलग लेवल का उत्साह था। और कांग्रेस के लोगों में गुस्सा था कि आपने एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर दी। तो दोनों तरफ के कार्यकर्ता थे, सीआरपीएफ के जवान थे, और पत्रकारों की भी आपको पता है बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट भी थे, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। और जो जिला प्रशासन था, क्योंकि जो जिला प्रशासन, जो जिला की पुलिस होती है बेसिकली, उसके पास ये सारी सिक्योरिटी का होता है। तो एसपी शिमला की जिम्मेदारी थी कि वो पूरी सिक्योरिटी को देखे, लेकिन शायद वो भाप नहीं पाए कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी और ये उग्र भीड़ होगी। सबसे बड़ी बात है वो भीड़ उग्र हो गई थी, और कांग्रेस के लोग कोशिश कर रहे थे कि उनको 6 को बाहर रोकने की, भाजपा के लोग कोशिश कर रहे थे उनको अंदर ले जाने की। उसकी वजह से पूरा वहां पर जो है वो एक केओस की स्थिति बन गई थी। और आपने देखा भी होगा कि जो वहां पर एक बैरिगेटिंग थी, एक जो ऑटोमेटिक क्रैश बैरियर होते हैं, वो वहां पर तोड़ा था। एक गाड़ी बहुत ही फोर्स से अंदर की तरफ आई और उसने उस बैरियर को तोड़ा। तो किसकी स्थिति बहुत गाड़ी थी खराब वो? थी। मुख्यमंत्री, वो एक विधायक की गाड़ी थी। अब इतने अफरा तफरी में तो अंदाजा नहीं लगा कि किसकी थी, लेकिन उसमें विधायक जरूर थे। तो और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के एमएलए के साथ आ रहे थे, क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि अब आने वाले वक्त में हमारे ही विधायक है। तो एक स्थिति वो जो थी एक जोश वाली, तो उसने विधानसभा में एक बहुत बुरी तरीके की स्थिति पैदा कर दी थी। बहुत सारे लोग बिना पासिस के अंदर आ गए थे, क्योंकि विधानसभा में आपको पता होगा पूर्व कि आप बिना कार्ड के तो गेट के अंदर भी एंट्री नहीं कर सकते। और कार्ड आप दिखाते हैं, और अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको एक पास बनाना पड़ता है। और वो पास भी विधायक के साइन से ही बनता है। आप ऐसे ही कोई पास नहीं बन जाता है। विधायक या मंत्री साइन करेगा कि हाँ ही इज नोन टू मी और मैं उसे जानता हूँ, तो ही वो अंदर आ सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति तो वहां पर उस वक्त बिल्कुल खराब हो गई थी। जो स्पीकर है कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत सिचुएशन पैदा हुई है और भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। उसको लेकर एक मार्च में भी मीटिंग हुई थी, और इस मार्च वाली मीटिंग में कहा था कि डीएसपी लेवल का एक परमानेंट अधिकारी यहाँ पर हो। और अभी एक और न्यूज आई है हाल ही में, जो 2 दिन पहले बैठक हुई थी, तो उसमें कहा गया है कि एक स्थायी बल की तैनाती, यानी कि एक परमानेंट पुलिस होगी जो सिर्फ विधानसभा की ही सिक्योरिटी देखेगी। आपने देखा होगा पूर्व भाई कि अगर विधानसभा में आपको आम दिनों में गुजरना है तो वो कोई ज्यादा रोक टोक वहां पर नहीं होती। और मुझे लगता है सिर्फ हिमाचल की विधानसभा में इस तरह का मामला है। धर्मशाला में तो हमने देखा था वो खालिस्तान वाला मूवमेंट जो था, तो खालिस्तान जिंदाबाद वहां की दीवारों पर लिख दिया था। तो दोनों जगह के लिए एक पुलिस की तैनाती हो, वो परमानेंट पुलिस, वो विधानसभा की ही हो। अधिकारी और कर्मचारी डायरेक्टली स्पीकर के अंडर आए, वो ना तो डीसी से कोई वो ले और ना ही किसी मंत्री से, ना मुख्यमंत्री से, बल्कि वो स्पीकर के अंडर हो, ताकि वो स्पीकर की बात सुने, और स्पीकर जो अपनी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं वहां पर विधानसभा परिसर में, वो वहां पर हो। और जब ये सारा केओस की स्थिति आती है, तो आपको याद होगा कि जब बीजेपी सत्ता में थी और बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल थे, तो उन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ा और 1-2 लाइन पढ़कर कहा था कि मेरा अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जाए। और उसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने विपक्ष में रहते हुए जो कुछ किया था, वो भी एक बहुत बड़ी और गंभीर सिचुएशन थी। शायद उस वक्त भी बीजेपी की सरकार को सोचना चाहिए था कि यहाँ पर कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। क्योंकि अपूर्व भाई, जो सीआईडी के जवान होते हैं या पुलिस के जवान होते हैं, वो इतनी हिम्मत नहीं रख पाते कि वो विधायकों पर हाथ डाल दे या विधायकों को धक्का दे दे। और आपने देखा होगा कि कुछ मंत्री भी उस वक्त गिरे थे धक्का मुक्की में, और बदतमीजी खूब हुई थी सीआईडी के जवानों के साथ, पुलिस के जवानों के साथ। तो ऐसी सिचुएशन आने वाले वक्त में पैदा ना हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक विधानसभा में अपना एक बल हो और विधानसभा अलग तरीके से सुरक्षा में रहे। अपूर्व भाई।
तो जैसे अभी खैर अब ये सिक्योरिटी उससे तो खैर ये बोल सकते हैं कि इन्होंने अपनी गलती से सीखा है। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि अब पिछले साल जैसे मणिकरण में जो है बहुत ज़्यादा हुड़दंगबाज़ी हुई थी, तो इस बार वहाँ बहुत सिक्योरिटी चेक्स लगाए हैं। दैट मीन्स कि सरकार सीख रही है अपनी गलतियों से। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे, तब तो चलो कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर इन्होंने ये कह दिया कि अभी हम ये 1500 नहीं दे सकते हैं और बहुत सी अपनी क्योंकि एक भी मुझे तो लगता नहीं कि एक भी गारंटी अभी तक पूरी हुई है और खासकर जो लास्ट की 2 गारंटीज़ थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दूध खरीदेंगे और गोबर खरीदेंगे, तो उसके लिए तो एक सबसे पहली बात ये है बहुत ऑब्वियस सी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अगर आपने खरीदना भी है एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जहाँ आप उस चीज़ को इकट्ठा करोगे, प्रोसेस करोगे, बेचोगे। तो मुझे तो ऐसा भी नहीं दिखा कोई कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया हो मुख्यमंत्री ने कि भाई आने वाले 1-2 साल में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खड़ा हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम दूध इकट्ठा करेंगे और फिर प्रोसेस करके उसको बेचेंगे। ना 300 यूनिट्स मिले हैं और जो जॉब रिक्रूटमेंट्स की बात थी, वो तो हमने देखा ही है कि अभी तक ऑलमोस्ट 60,000 से ज़्यादा जो पोस्ट्स है वो वेकेंट है। वो अब क्या इनका रहेगा क्योंकि अब तो लोग ये चीज़ पूछेंगे ही ना कि अब इतना समय आपको हो गया है, तो आपकी गारंटीज़ का क्या हुआ? बिल्कुल अपूर्व भाई, लोगों को तो पूछने का अधिकार भी है क्योंकि लोग ही सरकार बनाते हैं, तो लोग पूछ भी रहे हैं। गारंटीज में एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी है, वो सरकार ने पूरी कर दी है। हालांकि जयराम ठाकुर बोल रहे हैं कि जो ओपीएस लागू किया है उसमें सरकार तैयारी कर रही है कि 50% की जगह 30% इसे जगह किया जाए, यानी कि अगर आपकी 30%। लास्ट सैलरी अगर आपकी 100 रुपए है तो आपको 50 रुपए की जगह 30 रुपए दिए जाए, इसकी तैयारी कर रही है। हालांकि उसमें सरकार ने पहले क्लैरिफाई भी किया था, लेकिन इस बार में इनको क्लैरिफाई नहीं किया गया। दूध वाली आप जो बात कर रहे हैं, दूध को कहा था कि 100 रुपए लीटर खरीदेंगे। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़े से रेट्स जरूर बढ़ाए थे। 1 साल का कार्यक्रम हुआ था धर्मशाला में, जोरावर स्टेडियम में, उसी धर्मशाला में जहां से सुधीर शर्मा ने बगावत की। तो वहां पर एक घोषणा हुई थी कि रेट्स को बढ़ाया गया है, तो 12 और 14 रुपए की बढ़ोतरी गाय और भैंस के दूध में की थी, लेकिन जो एज पर गारंटी कहा गया था, जो गारंटी के शब्द थे कि हम खरीदेंगे जिस तरह से रेट्स दिए गए थे, वो तो नहीं हुआ है। 1500 वाली बात तो बहुत से दिलचस्प है। ये 1500 वाली ने तो ये तो गेम चेंजर थी। एक तो हिमाचल के इलेक्शन पे आपने देखा ही होगा कि हम लोग शायद शहर में महसूस नहीं करते पूर्व भाई कि 1500 से कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता है या फिर यहाँ की लेडीज को कोई असर पड़ता हो। लेकिन अभी हाल ही में मैं कुछ ग्रामीण इलाकों में गया लोकसभा के इलेक्शन के दौरान, तो मैंने देखा कि ग्राम के जो इलाके यानी कि जो गांव के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहां पर तो इनका बहुत ज्यादा असर रहता है। वहां पर महिलाओं को उम्मीद रहती है कि 1500 आएंगे। और अभी भी वहां पर लेडीज कह रही थी कि सुक्खू भाई ने कहा है कि अब इलेक्शन खत्म होंगे तो उसके बाद 1500 रुपए आएंगे, यानी कि उम्मीद बरकरार है। पहले स्पीति घाटी में हुई थी घोषणा, उसके बाद लाहौल में भी हुई। फिर मतलब कि लाहौल और स्पीति पूरा जिला हो गया, अब इसमें महिलाओं को मिलना शुरू हो चुके हैं। इन बिटवीन आचार संहिता आ गई, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो बजट में घोषणा करने वाले थे पूरे स्टेट की महिलाओं के लिए, लेकिन फिर राज्यसभा चुनाव की वजह से जो केओस क्रिएट हुआ उसके बाद उन्होंने सही नहीं समझा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर घोषणा करनी होती बजट में तो मुख्यमंत्री जरूर उसको कर देते। अब बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घोषणा को किया गया है। पहले कहा गया था कि शर्तें कोई नहीं होंगी। महिला हो, अगर 18 साल की हो गए आप, तो आपको 1500 मिलेंगे ही मिलेंगे। हुँ। ये उप मुख्यमंत्री के बयान है, ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री के बयान है, इसमें तो वो मुकर नहीं सकते। लेकिन अब शर्तें उसके लगाई बाद तो गई है, बहुत शर्तें सी इस तरह की है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ही बहुत है। बहुत बहुत ज्यादा आप देखोगे कि मनरेगा की दिहाड़ी नहीं लगानी चाहिए आपको, आप आंगनवाड़ी के वर्कर ना हो, आप आंगनवाड़ी में सहायिका भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको, आप बिल्कुल इसको आम शब्द में बोले कि आप बिल्कुल अगर भूखे नंगे होंगे तो ही आपको 1500 रुपए मिलेंगे, हाँ, अन्यथा आपको मतलब वो एक 1500 रुपए नहीं मिलेंगे। घर में ससुर तक की भी पेंशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो बहुत अजीब-सी सिचुएशन है। अब मुझे पता नहीं इस क्राइटेरिया में कौन फ़ॉल करेगा और कौन नहीं करेगा। क्योंकि पहले तो लग रहा था कि 22-23 महिलाओं को मिलेंगे, 22-23 लाख महिलाओं को मिलेंगे। और आपने देखा होगा अभी इलेक्शंस जो हुए लोकसभा के, उसमें महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाला है पुरुषों से। यानी कि महिलाएँ गेम चेंजर हैं। और गेम चेंज हमने देखी भी कि लोकसभा में तो पूरी तरीके से बीजेपी का साथ दिया, लेकिन हिमाचल की अगर बात करें तो एक बहुत प्रभावी रहती है सरकार। उपचुनाव में उसका असर भी हमको नजर आया है कि उपचुनाव में सरकार का साथ दिया यहाँ के लोगों ने। लेकिन ये 1500 की गारंटी आने वाले वक्त में भी गले की फांस बनेगी।
एक कैबिनेट मंत्री हैं, आज ही सचिवालय में उनके साथ में बैठा था, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने उपचुनाव से पहले ये 15-1500 रुपए दे दिए होते तो हमको इसका फायदा लोकसभा में भी मिलता, 6 की 6 सीटों पर भी मिलता और जो 10 जुलाई को रहे इस पर भी फायदा मिलता, लेकिन ये अभी दे नहीं रहे हम, तो इससे हमारे को परेशानी है। अब मंत्री का नाम आप पूछेंगे नहीं तो बहुत अच्छा होगा पूर्व। तो यही इसी के रिगार्डिंग एक चीज पूछनी थी। जैसे मैं पढ़ रहा था कि 61 असेंबली सेगमेंट्स में आउट ऑफ 68 बीजेपी को लीड रही इस पार्लियामेंट इलेक्शंस में, और साथ ही मेनली जो शिमला पे अगर फोकस किया जाए, जहां से सबसे ज्यादा मंत्री है, वहां पे भी सिर्फ दो ही ऐसे असेंबली सेगमेंट्स रहे जहां से लीड दिला पाए मंत्री, बाकी हर जगह से जो है बीजेपी को लीड रही है। तो इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, इसको तो पहले तो बीजेपी के नुकसान के तौर पर आप देखो। बीजेपी का नुकसान ऐसे कि 2019 में तो सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को लीड थी और एक कुड्डू का बूथ पड़ता है। आप हैरान होंगे पूर्व, शायद आपको पता होगा, व्यूअर्स को ना पता हो कि कुड्डू बैरियर में जो पोलिंग एजेंट बैठा था कांग्रेस पार्टी का, उसने भी कांग्रेस को वोट नहीं डाली थी, वो भी भाजपा को वोट डालकर आ गया था। तो वहां पर एक भी वोट भी कांग्रेस को नहीं पड़ा था। तो कुल मिलाकर बीजेपी का नुकसान हुआ। लोकसभा में आपने देखा कि जो लाखों का मार्जिन था, 3 लाख का, वो 90,000 पर आ गया। जहां पर 4 लाख का मार्जिन तो मार्जिन था कम वो हुआ। 1.5 लाख पर आ गया। जो 4.5-5 लाख का मार्जिन था वो इस बार 2 लाख पर आ गया। मार्जिन कम हुआ तो वही मार्जिन आपको अलग अलग सीट्स पर नजर आ रहा है। अब आपने बात की कि शिमला में अगर बात करें, शिमला फोकस इसलिए क्योंकि शिमला में तो सबसे ज्यादा मंत्री हैं और रोडू और रामपुर यही दो जगह है जहां पर बीजेपी को कांग्रेस को लीड है। और आप मानेंगे इस बात को कि वीरभद्र सिंह का फैक्टर है। वीरभद्र सिंह का फैक्टर अगर इन दोनों सीट्स पर ना होता तो शायद यहाँ भी लीड किसी भी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलती। रामपुर में क्योंकि विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ रहे थे, वो ज्यादा प्रभावी था फैक्टर। और अगर आप दूसरी जगह देखेंगे रोडू में, तो हमेशा से ही बीजेपी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और इस वजह से उनको वहां पर फायदा मिला। तो आप देखेंगे रोहित ठाकुर की जो सीट है वहां पर भी उनको फायदा मिला है। अगर शिमला जिला की हम बात करें तो 3 सीट्स हो जाती हैं हमारे पास। अगर पार्लियामेंट्री वाइज देखेंगे तो 2 सीट ही शिमला में है। तो जुब्बल कोटखाई जो रोहित ठाकुर की असेंबली है, नंदलाल जो कि कैबिनेट रैंक के उनको मिला है चेयरमैन के तौर पर, वो उनके भी लीड है। और मोहनलाल ब्राक्टा सीपीएस उनकी भी लीड है। 2 जगह पर वीरभद्र सिंह का फैक्टर है और एक जगह पर आपके रोहित ठाकुर का फैक्टर है। लेकिन जो 61 अलग अलग इलाके, आप जगत सिंह नेगी को छोड़ दीजिए, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को छोड़ दीजिए और आप शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को छोड़ दो, इनके अलावा सारे मंत्रियों के इलाके में जो है वो नुकसान हुआ। कांगड़ा में तो ऐसी स्थिति थी कि वहां पर विधायक ये गिन रहे थे कि सबसे कम लीड किसने दी है। रघुवीर सिंह बाली नगरोटा से विधायक है, वो अपने फेसबुक पेज पर लिख रहे थे कि सबसे कम लीड मैंने दी है, जबकि वहां पर भी 7-8 हजार की लीड है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को भी और बीजेपी को भी। उपचुनाव की लिहाज से मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस को इसलिए मंथन करने की जरूरत है क्योंकि इन्होंने तो पूरा ध्यान उपचुनाव में लगाया, लोकसभा में ध्यान था नहीं। इसी वजह से चारों सीट गंवाई है कांग्रेस पार्टी ने। और अगर थोड़ा और जोर लगाया होता कांग्रेस ने शिमला और मंडी की सीट पर, तो शायद जो नतीजे हैं वो या तो थोड़े और क्लोज होते या फिर बदल भी सकते थे। अब कुछ लास्ट में पॉलिटिक्स से हटके, जो एक हमारा आजकल कैपिटल सिटी में इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया हुआ है ट्रैफिक को लेके। पहले लोगों को पूरी तरह से लोगों का गुस्सा 1 मिनट प्लान पे फूट रहा था। फिर उसके बाद मतलब आप ही के माध्यम से मेरे को पता लगा कि वो तो विड्रॉ भी कर लिया गया है। और आज के समय में भी अगर हम देखें तो पूरी तरह से सिटी, पहले कुछ ऐसा होता था कि पीक आवर्स के दौरान ही ये सब कुछ देखने को मिलता था, पर अब तो आप जिस भी समय जाइए, चाहे हॉलीडे हो चाहे वर्किंग डे हो, सारा दिन मतलब आप कभी भी जाएंगे, अपने घर से निकलेंगे गाड़ी लेकर, तो आप ट्रैफिक में ही फंसे रहेंगे अननेसेसरीली, चाहे आपने शिमला में कहीं भी जाना है। इसको लेके बिल्कुल। सरकार कुछ प्लान कर रही है या नहीं कर रही है? क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम। मतलब हर साल साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो जैसे एक उस समय जब स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स थे पूर्व में भाजपा की सरकार के दौरान, तो एक फ्लाईओवर और एक्सपेंशन, रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट्स बहुत से आए थे। विधानसभा के पास भी कोई बोल रहे थे कि एक फ्लाईओवर बनना है, विक्ट्री टनल के पास बनना है। तो अब क्या वो ठंडे बस्ते में चले गए हैं प्रोजेक्ट की, अभी भी शायद कि उन पे कुछ कार्रवाई होनी है या होने बनने हो?
एक तो अपूर भाई, हमको ये समझना पड़ेगा, और आप जानते ही हैं, आप बचपन से शिमला में ही रहे हो, कि रोड्स तो शिमला में बहुत छोटे हैं, बहुत नैरो, कई कई तरह से बॉटल नेक्स हैं। वहां पर ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा है। वहां पर इतना ट्रैफिक लग जाता है कि पुलिस के जवान वहां पर कुछ नहीं कर पाते। दूसरा ये कि विधानसभा वाली जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोड होता था पहले विधानसभा वाला, तो वहां पर कम गाड़ियां जाती थी, लेकिन अब वहां पर गाड़ियां खूब जाती हैं। वहां पर वो रोड ओपन फॉर ऑल है। तो फिर अगर बस स्टैंड की, ओल्ड बस स्टैंड की तरफ से हम आते हैं और हमें विधानसभा की तरफ जाना है, तो आपको रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाला ट्रैफिक रोकना पड़ता है। और अगर रेलवे स्टेशन वाली गाड़ियां क्रॉस करानी है, तो आपको दूसरी तरफ का ट्रैफिक रोकना पड़ता है। तो ये एक सिचुएशन गंभीर है, क्योंकि दिन प्रतिदिन तो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, पर्यटक शिमला में बढ़ रहे हैं, सैलानी खूब यहाँ पर आ रहे हैं, और शिमला के लोगों के पास भी गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे लगता है कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अगर जोर दे सरकार, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बढ़ाएंगे, तो ये सिचुएशन थोड़ी, शायद मुझे लगता है कि कंट्रोल में आ सकती है। सरकारी ऑफिस के कर्मचारियों को ये कहा जाए कि वो बस पूल करके आए, मतलब एक तरफ से अगर सब लोग आ रहे तो वो बस में आए। और कर्मचारियों को शायद ये प्रॉब्लम रहती है कि बसेस भरकर जाती हैं, तो वो इसलिए नहीं जाते होंगे शायद। तो बसेस में सबको सीट मिलेगी, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और फिर वो बसेस में सारे लोग आए, तो मुझे लगता है कि ये जो गाड़ियां बहुत सारी हैं, ये कुछ हद तक कम होंगी। टूरिज्म को लेकर शायद अब आज बुरा लगेगा, शायद जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, कि गाड़ियों को शिमला से बाहर ही रोकना पड़ेगा। देर सवेरा पूर्व ही हमारे को एक कदम उठाना ही पड़ेगा कि शोगी में या फिर तारा देवी में गाड़ियों को रोकना पड़ेगा। शहर में गाड़ियों की एंट्री बंद करनी पड़ेगी। जो आप फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, अश्वनी वैष्णव जब पिछली सरकार में मंत्री थे, तो शहरी विकास मंत्री हिमाचल के सुरेश भारद्वाज वहां गए थे, जो अब तो मंत्री नहीं है क्योंकि सरकार चली गई, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो उन्होंने एक फ्लाईओवर की मांग उठाई थी, तो वो फ्लाईओवर बन रहा है, अभी उसका काम चल रहा है। और वो अगर आने वाले 1-2 साल में बनेगा, तो उससे काफी हद तक इसकी प्रॉब्लम कम होगी। अगर आप आगे जाएंगे ओल्ड बस स्टैंड की तरफ, तो ओल्ड बस स्टैंड में जब बसेस टर्न होती हैं, फिर वहां पर ट्रैफिक जाम लगता है। आप थोड़ा और आगे जाएंगे गुरुद्वारे के पास, तो वहां पर लोकल बस स्टैंड है पंथा घाटी और संजौली का, वहां पर भी ट्रैफिक जाम होता है। फिर अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे, तो कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं नेताओं का आना लगा रहता है, क्योंकि वहां पर अब सरकार है, तो वहां पर भी ज्यादा मूवमेंट लोगों की है। फिर आप अगले मोड़ पर जाएंगे, तो लिफ्ट की वजह से जाम है। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, तो लिफ्ट की पार्किंग की वजह से जाम है। वहां पर भी एक रास्ता हाई कोर्ट की तरफ जाता है, एक हाई कोर्ट से कार्ट रोड पर मिलता है, तो दोनों तरफ में वहां पर भी वही है, वाइस वर्सा, ट्रैफिक एक तरफ का रोकना पड़ता है, एक तरफ का चलता है। और शिमला में एक वीआईपी मूवमेंट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आज से पहले अब मैंने नहीं देखा कि जेड प्लस सिक्योरिटी के अलावा ट्रैफिक रोका जाता रहा हो, लेकिन अब शिमला की पुलिस बहुत अलग तरीके का काम कर रही है। वो ट्रैफिक रोकते हैं, और फिर उसके बाद वीआईपी मूवमेंट होती है, और उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लग रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा लोगों को समझना पड़ेगा। बेवजह गाड़ी ना चलाएं, और हो सके तो पूल किया जाए ज्यादा से ज्यादा। सरकार थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचे। मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। अब पुलिस का जवान भी क्या करेगा, अगर 10 गाड़ियों की जगह पर 100 गाड़ियां आकर खड़ी हो जाएंगी, तो उसके लिए भी शायद सिचुएशन खराब हो जाएगी। और लोगों को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि अगर मैंने 10 लाख रुपए खर्चा, 12 लाख रुपए की गाड़ी ली है, तो मैं क्यों फिर बस में आऊं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा सभी को। लेकिन आने वाले वक्त में तो अपूर्व भाई प्रॉब्लम गंभीर होगी, और तब स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी लेंगे तो सबको बुरा लगेगा, और लिए तब जाएंगे स्टेप्स जब काफी देर हो गई होगी। मेरे लास्ट जो है प्रश्न वो ये है कि एक भाजपा नेता ने एक आरटीआई डाली थी, तो उस आरटीआई की रिप्लाई में ये जवाब आया था कि सरकार बनने के बाद अक्टूबर तक, अक्टूबर के महीने तक ही सरकार ने ऑलमोस्ट 10,300 करोड़ रुपए का लोन ले लिया था। तो इस पे नेता प्रतिपक्ष ने भी चुटकी लेते हुए कहा था कि अगर यही एवरेज रही, तो जो एवरेज आ रही है वो आ रही है ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ पर मंथ। तो उन्होंने कहा था कि हम्म। 60,000 करोड़ तो आप अपने इस टेन्योर में ही लोन ले लेंगे, क्योंकि अगर यही पेस रही। और रिसेंटली अगर हम देखें तो एक और कैबिनेट रैंक भी दे दी गई है, तो सरकार किसी भी एंगल से ऐसा तो लग नहीं रहा है कि अपने प्रोटोकॉल या अपने जैसे सीपीएस लगा रखे हैं और कैबिनेट रैंक्स दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से खर्चे को कम करने की उसमें है। फिर जैसे ओपीएस पे खुद ही सरकार ने कहा है कि 800 से 900 करोड़ एनुअली उनको खर्च करना पड़ेगा। 1500 के लिए 1500 रुपए देने के लिए भी उन्होंने कहा था कि इतना ही लगभग राशि उनको एनुअली चाहिए। तो नए रिसोर्सेज तो हिमाचल प्रदेश में जुड़े नहीं। आप इसी पेस से अगर लोन्स लेती रही सरकार,
वैसे तो सेंटर थोड़ी बहुत कैप लगाता है, पर फिर भी अगर यही पेस रही तो ये तो फिर जो लीडर ऑफ अपोजिशन उनकी बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी कि भाई 60,000 करोड़ का लोन तो सिर्फ यही सरकार 5 साल में ले लेगी। तो इस पर आपकी अगर किसी से कभी कोई बात हुई हो तो क्या कहना चाहोगे? अपूर्व भाई देखो, एक तो हिमाचल की गाड़ी बिना लोन के तो नहीं चल सकती, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। और लोन का एक बड़ा हिस्सा सैलरीज में जा रहा है। और आप ये जो ओपीएस वाला मामला बोल रहा है, ये और भी ज्यादा गंभीर कर देता है। शशि थरूर आए थे, कांग्रेस के लीडर, उन्होंने कहा ओपीएस कर्मचारियों के लिए बेनिफिशियल है और एनपीएस सरकार के लिए बेनिफिशियल है। तो कर्मचारियों का फायदा तो ओपीएस देखकर कर दिया, लेकिन 1,36,000 कर्मचारियों का बोझ पूरे प्रदेश की जनता पर आ रहा है। अब शायद ये कर्मचारी नेता सुनेंगे या कर्मचारी सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन मेहनत तो सभी कर रहे हैं पूर्व भाई। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि सरकारी कर्मचारी ही योगदान करता है राज्य की जीडीपी में या राज्य को आगे बढ़ाने में। ये तो आप और मेरे जैसा व्यक्ति भी कर रहा है। हर हर आदमी कर ही रहा है अपने हिसाब टैक्स से तो काम। सारे ही दे रहे हैं। बिल्कुल, सब टैक्स दे रहे हैं। और ये जो 60,000 वाला मामला है, तो ये थोड़ा सा 60,000 करोड़ वाला, ये थोड़ा राजनीति से प्रेरित लगता है। प्रेरित इसलिए लगता है क्योंकि आप अपनी जीडीपी का 2 से 3% लोन ले सकते हो, उसके बाद आप लोन ले भी नहीं सकते हो। और आपको लास्ट ईयर का याद होगा कि सरकार की ऐसी स्थिति हो गई थी कि अगर केंद्र से किश्त नहीं आई आखिरी, तो सैलरी देने के भी पैसे सरकार के पास नहीं बच रहे थे। तो और जो आपने कहा कि हिमाचल में कमाई के साधन है नहीं, एक सरकार लेकर आई थी वाटर सेस वाला, वो भी सरकार वो हार तो गई है वाटर सेस वो में। तो इन्हीं के राज्यसभा के जो कैंडिडेट थे उन्होंने ही उस पे बट्टा लगा दिया। हाँ, वो उन्होंने बट्टा लगाया और चेयरमैन और मेंबर्स की सैलरी तो गई गई, आया कुछ नहीं हिमाचल प्रदेश के हिस्से। लेकिन आने वाले वक्त में स्थिति तो इसी तरीके की अपूर्व भाई, और डे बाय डे वर्स होती चली जाएगी। और शांता कुमार जी की गवर्नमेंट जब तक थी तब तक तो बोलते हैं कर्ज लिया ही नहीं गया था, और उसके बाद जब वीरभद्र सरकार आई, उसके बाद कर्ज लेने की ये जो पूरा शुरू हुआ, और आज तक हिमाचल लगातार कर्ज के बोझ में है। आप देखेंगे कि कर्ज का ये जो मामला है अपूर्व भाई, की राजनीति में तो खूब चला। बयान और ये जो वार पलटवार, अभी यही सब कुछ आपको नजर आएगा, और पहले भी आता रहा होगा, और आगे भी यही सब कुछ चलता रहेगा कर्ज का। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि इलेक्शन में कर्ज की बात ही नहीं हुई। आपने कर्ज को लेकर कोई बयान नहीं सुना होगा, ना तो लोकसभा चुनाव के दौरान, ना ही विधानसभा के उपचुनाव के दौरान। यहाँ पर यही था, ये बिक गया और वो दुखी था, हम्म। और हमको मोदी जी को जिताना है और हम मोदी जी से हाँ, परेशान विपक्ष हैं। ने भी इसको इसी नहीं का, उठाया वहां पे तो। हाँ, विपक्ष ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की, वो तो सिर्फ मोदी जी के पीछे लगे हुए थे। तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि अगर हम क्योंकि या तो आप कर्ज की बात करो ही मत, लेकिन अगर आप कर्ज की बात करते रहते हो आए दिन बयानों में, तो फिर वो चुनाव में भी तो नजर आना चाहिए ना। लोगों ने पूछा, खैर लोग तो बेचारे कहाँ पूछेंगे जब पार्टीज ही बात नहीं कर रही इस बारे में। लेकिन अगर कर्ज की बात की जानी चाहिए थी इलेक्शंस में, वो हुई नहीं है। और स्थिति अपूर्व डे बाय डे खराब ही होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतर होगा। क्योंकि हिमाचल ना तो पर्यटन से कमा रहा है, ना पानी से कमा रहा है, ना बिजली से कमा रहा है। और गंवाने वाले तो फिर हमारे पास कर्मचारी भी हैं और स्कूल्स भी हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारी कोई कमाई नहीं है, वहां पर भी हम दे ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पर हम एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, या फिर गंवाना कहिए, इन्वेस्ट करना कह लीजिए। लेकिन कमाई के साधन कम है। कमाई के बारे में सोचना तो पड़ेगा सरकार को। और एक बार सोचा था, लेकिन थोड़ा सा नियमों के साथ सोचे तो जरूर बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप एक ऐसी हवाबाजी कर दोगे और कहोगे कि हम जो है वो पानी को सोना बनाएंगे, क्योंकि एक बात चल रही थी कि भाई जो पानी है वो वास्तव में सोना है। तो वो जो सोना है वो तो अब हाथ से चला गया। और जो सैलरीज है वो आपने जरूर दे दी चेयरमैन मेंबर्स की, वो आपने गंवाने का काम जरूर किया है। सीपीएस आपने बनाए हैं, वो जा रहा है। आप बोल रहे हो कि कैबिनेट रैंक जो है उससे सरकार का पैसा जा रहा है। एक कपूर भाई, मैसेजिंग होती है बेसिकली कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अगर वो मैसेजिंग भी सरकार करे तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सरकार तो मैसेजिंग पर भी कोई भरोसा नहीं जता रही है। और पिछली सरकार के भी ऐसा ही था। और क्योंकि आप व्हाइट पेपर जब लाया गया था तो कहा गया था कि 45 करोड़ के फुलके खा गई, यानी कि 45 करोड़ का खाना जनमंच में खाया गया था। हालांकि जनमंच से लोगों को फायदा जरूर हुआ होगा, लेकिन कॉस्ट कटिंग बहुत जरूरी है। कॉस्ट कटिंग की जाए, लोगों को रोजगार के बारे में सोचे। तो ना तो लोगों को आपके 1,500 रुपए चाहिए होंगे मुफ्त के, और ना ही कोई और आपकी हम्म। सुविधा चाहिए होगी। उसको आप वो रोजगार वही दो, वही तीस मैं चालीस बोल रहा हजार था रुपए महीने का कमाए बंदा। कि ऑलमोस्ट 80% खर्चा तो सिर्फ सरकार का सैलरीज और पेंशन्स देने में जा रहा है। उसके बाद तड़का लगता है फ्रीबीज का, जो फ्रीबीज सरकार बिल्कुल। दे रही है, वेलफेयर कर रही है। तो जो
न्यू जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, उसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा है। वो तो पूरा पूरा जो हिमाचल प्रदेश सरकार है पूरी तरह डिपेंडेंट है सेंटर पे। अगर सेंटर ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज अपने लेवल पे तो मेरे को नहीं लगता सरकार के पास कुछ बच रहा है। और खासकर जब ऐसे खुद के खर्चे भी बढ़ाए जा रहे हो, कैबिनेट रैंक दिए जा रहे हो, प्रोटोकॉल है, सब कुछ है, बंगले दिए जा रहे हैं और सब कुछ है, तो कुछ बच ही नहीं रहा है। और सरकारी एम्प्लॉयज, मुझे लगता है ऐसा है कि वेलफेयर की जरूरत तो सबको है, लेकिन अब वो संगठित है तो सरकार उनसे डरती है कि भाई इनका वोट जो है वो पूरी तरह एक तरह से हाँ, बिल्कुल, जहां ये को भी ये तो शिफ्ट, सबसे बड़ा पॉइंट है। सब एक ही तरफ से शिफ्ट होता है तो सरकार उनसे डरती है। वहीं मैंने कुछ एक बड़ी फनी चीज नोटिस की थी कि जब ओपीएस अनाउंस किया था इस सरकार ने मैनिफेस्टो में अपने, तो कुछ ऐसे लोग भी खुश हो रहे थे जिनका ना घर में कोई सरकारी नौकरी में, ना वो खुद सरकारी नौकरी में है। तो इससे मेरे को लैक ऑफ एजुकेशन भी लगता है बंदों में, क्योंकि बहुत सी जनता को तो यही नहीं पता है कि ये आप ही की जेब से निकाल के दिया जाएगा, क्योंकि आपसे ही, क्योंकि बिल्कुल, सरकार बनने के बाद ही 2 बार वैट बढ़ा चुकी है यही सरकार पेट्रोल और डीजल पे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप ही से ये निकाल के सरकारी इंप्लॉयज को जो दिया जा रहा है, सरकार वैसे ही अपने खजाने भरेगी, पर बहुत से बंदों को पता ही नहीं है आज तक। बिल्कुल, बिल्कुल अपूर्व भाई। और फिर दूसरी बात ये है कि सरकारी एम्प्लॉयज कैसे बिहेव करते हैं आम जनता के साथ ऑफिसेज में जाकर, हाँ, वो भी एक और ये भी बहुत बड़ा बहुत, ये भी क्वेश्चन एक है। प्राइम रीजन है कि एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है हिमाचल प्रदेश में जो प्रॉफिट बना रहा हो, सरकार को प्रॉफिट दे रहा हो। तो बात समझ में भी आई कि चलो यहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेके सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो पूरी तरह बोर्ड्स से। की तो अपूर्व भाई आप बात ही छोड़ दो। बोर्ड्स तो बेचारे पहले ही सरकार की दया दृष्टि से ही चल रहे हैं। और कई हाँ, कई जैसे एचआरटीसी ले लो। एचआरटीसी हो गया, बिजली बोर्ड हो गया, अगर तो सरकार इनको पैसा ना दे तो ये तो सैलरीज नहीं दे सकते अपने कर्मचारियों की, तो फिर प्रॉफिट कमाना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, हम कुछ बहुत ही बढ़िया रही आज की पॉडकास्ट, और मैं आपको फिर दोबारा से इनवाइट करूंगा जब भी कोई ऐसा कोई हिमाचल को लेके इम्पोर्टेंट कोई मुद्दा सामने आएगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद अपूर्व भाई।